Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm going to talk about a very important drug that is digoxin. It is the short review of digoxin, mainly about the mechanism and adverse effects. So digoxin is a cardiac glycoside and it is used for the acute congestive heart failure, atrial flutter and atrial fibrillation. Now come towards the mechanism of action. So its main mechanism of action is to inhibit this sodium potassium ATPase pump. सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की रेगुलर एक्टिविटी क्या होती है कि ये सोडियम को इनसाइड द सेल मूव कराता है और पोटेशियम को आउटसाइड द सेल मूव कराता है। जब इसकी एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है तो सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल हाई हो जाता है और पोटेशियम जो है वो आउटसाइड द सेल उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। नाउ इंक्रीज सोडियम कंसनट्रेशन विल लीड्स टू इंक्रीज कैल्शियम कंसनट्रेशन। जब सोडियम की कंसनट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज जो पंप होता है इसके ज़रिए जो कैल्शियम होता है वो इनसाइड द सेल मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए सोडियम बाहर जाता है और कैल्शियम जो है वो अंदर आता है। नाउ यहाँ पर जो है वो कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। कैल्शियम जो है वो यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में स्टोर होता है और देन ये जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करवाता है, क्योंकि मायोकार्डियल मसल्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हुई होती है। तो उसको इंक्रीज करवाने के लिए, कैल्शियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम जो है वो इस ड्रग का यूज़ करते हैं ताकि कैल्शियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है हार्ट की वो इंक्रीज हो सके। अब एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो मेन एडवर्स इफेक्ट्स आर नोजिया, वोमिटिंग, इरिथमिया, एट्रियल फ्लटर एंड अगर इसकी कंसंट्रेशन, इसकी डोज जो है वो इंक्रीज हो जाती है इन एनी केस तो इसकी टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है हाइपरकैलीमिया। कैसे कॉज करेगी? मैंने बताया कि जब इसकी एक्टिविटी जो है वो ब्लॉक होगी तो इनसाइड द सेल सोडियम की कंसंट्रेशन हाई होगी और आउटसाइड द सेल पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होगी। सो दिस विल लीड्स टू हाइपरकैलीमिया। अच्छा, एक और बात है कि जब हाइपोकैलीमिया है अगर किसी पेशेंट को तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का रिस्क इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि मेनली जो है वो इस पंप पे, फॉर एग्जांपल दिस इज द पोटेशियम साइट ऑफ बाइंडिंग। तो डिजॉक्सिन जो है वो मेनली इस साइड पर जाकर बाइंड करती है जहाँ पर पोटेशियम बाइंड करता है। इन केस कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैलीमिया मीन्स पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है और एक नॉर्मल इंसान है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में क्या होगा कि नॉर्मल पेशेंट जो है जिसके अंदर हाइपोकैलीमिया नहीं है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है, तो उसके अंदर पोटेशियम भी बाइंड करेगा, डिजॉक्सिन भी बाइंड करेगी, तो एक जो है वो बैलेंस इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोकैलीमिया है तो पोटेशियम जो है वो यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा उतना जितना यहाँ पर डिजॉक्सिन आगे बाइंड करेगी। सो मोर बाइंडिंग ऑफ डिजॉक्सिन will have increased risk of toxicity in case of hypokalemia. So that's all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.